Hello, dear students. I hope you have gone through first and second chemical properties of haloarenes. First property that we have done in the last video was nucleophilic substitution reaction, and second that we have done was electrophilic substitution reaction. Now, actually, there are three types of chemical reactions which we talk about in haloarenes. And the third type that I am going to take up today is miscellaneous reactions. तो मिसलेनियस रिएक्शन में ये सारे आपने वैसे 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे. मिसलेनियस रिएक्शन में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम, जिसे वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं. इसमें ब्रोमोबेंजीन को अगर आप ब्रोमोइथेन या ब्रोमोमिथेन के साथ मेटेलिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट कर देते हो तो सोडियम ब्रोमाइड जो है ये एलिमिनेट हो जाता है और CH2CH3 बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है. तो आपके पास क्या आ गया? इथाइल बेंजीन. तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शन में है फिटिग रिएक्शन. इसमें आपने दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लेने हैं. ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये मेटेलिक सोडियम है. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनको हीट करना है तो सोडियम क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा. ये दोनों जो फिनाइल ग्रुप हैं आपस में ज्वाइन कर जाएंगे. यू गेट डाइफिनाइल प्लस 2NaCl. That's it. It's so simple. Now, if you don't have chlorine here, you don't have bromine here, then Fittig reaction cannot be performed. And if you have iodine here, then Fittig reaction has to be modified with Ullmann reaction. And in this case of Ullmann reaction, metallic sodium is replaced by copper powder, right? And you have two molecules of आइडोबेंजीन. आपके पास दो मॉलिक्यूल्स आइडोबेंजीन के हैं. इसमें भी आपके पास जो है ये कॉपर आयोडाइड एलिमिनेट हो गया. दो फिनाइल मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करके क्या दे देते हैं? डाइफिनाइल दे देते हैं. तो ये आपने मिसलेनियस रिएक्शन पढ़े. पहला पढ़ा वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन, दूसरा आपने पढ़ा फिटिग रिएक्शन, तीसरा आपने पढ़ा अल्मन रिएक्शन. ये सोडियम के साथ रिएक्शन थे और इसके अलावा कॉपर के साथ रिएक्शन थे. ये मिसलेनियस की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो बेसिकली ये मेटल के साथ रिएक्शन दिखाए हुए हैं. हेलोअल्केन में भी हमने मेटल के साथ कुछ रिएक्शंस किए थे. तो अब हमारे पास जो इसमें रिएक्शन बहुत पॉपुलर हो सकता है मैग्नीशियम के साथ. अगर आप ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हो तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा जो कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है. तो ये जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाँ, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजेंट होता है. एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ और इनके रिएक्शंस और इनकी प्रिपरेशन में हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स को बहुत यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो फिर आप ड्राई ईथर की बजाय क्या यूज़ करेंगे? ड्राई THF. THF स्टैंड फॉर टेट्रा हाइड्रोफुरैन. मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेट्रा हाइड्रोफुरैन. ठीक है. टेट्रा हाइड्रोफुरैन आपने कहाँ पे पढ़ा था? सोच के देखिए. हक्कल्स रूल पढ़ा था +1 में. वहाँ पे एरोमेटिसिटी का टॉपिक था. वहाँ पे टेट्रा हाइड्रोफुरैन के बारे में हमने पढ़ा था. तो उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करा था. और इसके अलावा जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वहाँ पे भी टेट्रा हाइड्रोफुरैन कर लेते हैं कभी कभार. तो ये THF स्टैंड फॉर टेट्रा हाइड्रोफुरैन. अगर आप फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो टेट्रा हाइड्रोफुरैन आपके साथ
आपको क्लोरोबेंजीन और मैग्नीशियम को हीट करना पड़ेगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर आप ब्रोमो बेंजीन को लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम बेंजीन आ जाएगा। तो आप देखिए कि हमने जो ये रिएक्शन पढ़े हैं, वर्ट्स रिएक्शन, सॉरी वर्ट्स फिटिक रिएक्शन, अल्मन रिएक्शन, रिएक्शन मैग्नीशियम और रिएक्शन विद लिथियम, ये सारे मेटल के साथ रिएक्शन है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन मिसलेनियस रिएक्शन में जो है रिडक्शन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन आप कर सकते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ये कहाँ से प्रोड्यूस होगी? आपको निकल एल्युमिनियम का अलॉय सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में लेना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब निकल एल्युमिनियम अलॉय के ऊपर एक्ट करता है तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये नेसेंट हाइड्रोजन एक जो है Cl के साथ ज्वाइन करके HCl बना देती है और एक जो है क्लोरीन की जगह ले लेती है, तो बेंजीन आपको मिल जाता है। यानी बेंजीन की प्रिपरेशन एक तरह से हो गई। ये रिएक्शन हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में +1 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता चल गया होगा। तो मिसलेनियस रिएक्शन हमारे ख़त्म हुए। तो आई वांटेड टू टेल यू कि जो हमारे पास हेलो एरीन्स हैं उनके रिएक्शन हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं। एक थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी वीडियो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी वीडियो है मिसलेनियस रिएक्शन की। लेकिन जो कि ये बहुत ही कम है मिसलेनियस रिएक्शन और अभी बहुत थोड़ा ही काम हुआ है, तो हम कुछ डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहले हम डीडीटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि डीडीटी जो है वो क्या है। तो डीडीटी जो है इसका जो मिसनोमर है, जो बिगड़ा हुआ नाम है, वो है पैरा कॉमा पैरा डैश हाइफन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका डिस्टॉर्टेड वर्जन है, मिसनोमर है। तो इसका यूपिक नेम जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको डीडीटी की प्रिपरेशन जो है वो सिखानी पड़ेगी। तो डीडीटी की प्रिपरेशन में ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के हैं और इनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ क्लोरल के साथ। क्लोरल इसका कॉमन नेम है। वैसे आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइक्लोरो इथेनल है या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है। तो जब 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के आप क्लोरल के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन का H और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का O, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर एंड वाटर इज एलिमिनेटेड। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड इस बेंजीन के साथ लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन के साथ, एक जो बॉन्ड है इसके साथ लग जाएगा। तो आपके पास ये कंपाउंड आ गया जिसका नाम क्या है? डीडीटी। अब इसकी जो नंबरिंग है वो कैसे करनी है? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ठीक है। और सेकंड कार्बन पे ये क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है। यहाँ से ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी फिर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो फोर्थ पे क्लोरो लगा हुआ है, इसके भी फोर्थ पे क्लोरो लगा हुआ है। और ये दोनों जो हैं, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन, ये इस कार्बन पे लगा हुआ है जो कि सेकंड है, और ये दोनों लगे हुए हैं। तो इसका नाम होगा 2,2 हाइफन बिस। बिस का मतलब 2 बार। ये क्लोरोबेंजीन 2 बार लगे हुए हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे बिस ब्रैकेट। उसके बाद 4 पे क्लोरो है, इसके भी 4 पे क्लोरो है, और इसको फिर फिनाइल बोल देंगे, 4 क्लोरोफिनाइल। और फर्स्ट कार्बन पे 3 बार क्लोरीन लगा हुआ है,
तो विल कॉल इट एज ए 111 ट्राइक्लोरोइथेन। ये इसका यूपेक नेम है। और जो इसका मिसनोमर है वो है पैरा हाइफन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आपको मिसनोमर जो है वो नहीं याद करना, जो कि पुराने टाइम में सजेस्ट किया गया था डीडीटी का नाम। आपने इसका यूपिक नेम ही लर्न करना है, जो कि है 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इनसाइड द ब्रैकेट हाइफन 1,1,1, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ 3 बार क्लोरीन लगा हुआ है। 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इट्स अ यूपिक नेम। डीडीटी की जो प्रिपरेशन है पॉल मिलर ने करी थी और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ 1948 में मिला था। आपको पता है डीडीटी के बारे में, ये बहुत ही इकोनॉमिकल और पावरफुल इंसेक्टिसाइड है और इंडिया में तो एग्रीकल्चर में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिया में तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्रीकल्चर क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। और यहाँ पे जो कि मच्छर एनाफिलीज नाम का मॉस्किटो बहुत है जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो इस मच्छर को भी किल करने के लिए डीडीटी का स्प्रे रेनी सीज़न में, समर्स में, जब मॉस्किटोज़ का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है तो इनका स्प्रे करा जाता है डीडीटी का, इनको किल करने के लिए। तो डीडीटी बहुत इकोनॉमिकल होने की वजह से हमारे कंट्री में तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। हाँ, यूएस में तो 1973 में ही उन्होंने बैन कर दिया था। आपको पता ही है वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो वहाँ पे इतनी गंदगी है भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो ये यूज़ होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं डीडीटी के, क्योंकि टॉक्सिक है। तो जब ये पानी में जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली फिशेस वगैरह को किल कर सकता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ये डीडीटी जो है इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये डिसोशिएट या डिकम्पोज तो करता नहीं लिविंग बॉडीज़ में जाने के बाद, मतलब कि ये ह्यूमन बॉडी में चला जाए। ह्यूमन बॉडी में कैसे चला जाएगा? जब हम सपोज करो इसको क्रॉप्स पे या फोडर पे स्प्रे करते हैं डीडीटी को लिक्विड की फॉर्म में, इसकी सोल्यूशन बना के, तो जो ग्रास है या फोडर है उसे एनिमल्स जैसे काउज और बेफेलोज भी खाते हैं, तो उनका जो मिल्क है उसमें डीडीटी की सिक्रीशन भी होती है। तो वैसे इंडियन काउज के मिल्क में और बफेलोस के काउज के मिल्क में डीडीटी फाइंड आउट किया गया है। तो कुछ पीपीएम में भी ये हार्मफुल होता है, पार्ट्स पर मिलियन अगर इसके थोड़े भी हों तो ये काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करता है, हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फैटी टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है, एनिमल्स में भी। तो डीडीटी का लेवल बिल्डअप होता जाता है एनिमल्स में ओवर द ईयर्स, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट करता है और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, लेकिन एशिया में तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो कंट्री हैं इतने वेल ऑफ नहीं है और यहाँ पे इकोनॉमिकल इंसेक्टिसाइड्स हमें रिक्वायर्ड ही होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस तो चलो आप बड़े आराम से पढ़ के भी मैनेज कर लोगे, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है ना, डीडीटी की जो प्रिपरेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आती है। इसको ज़रा आपने ध्यान से याद करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू।